अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटेशन, जो कि फिज़िक्स का 4th यूनिट है। क्योंकि केमिस्ट्री हमने कंप्लीट की है आपके लिए, अब फिज़िक्स के जो 3 यूनिट हमने पहले ही कंप्लीट किए हैं, अब 4th यूनिट की ओर आएंगे, जिसको हम फ्लोटेशन कह सकते हैं। तो फ्लोटेशन को पहले हम डिफाइन करेंगे। ये वो ब्रांच होता है फिज़िक्स का जो डील करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स से, कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है लिक्विड्स की। जो ब्रांच फिज़िक्स का डील करता है उन सारी प्रॉपर्टीज़ से, उनको हम हाइड्रोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं और फ्लोटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्लोटेशन जो कि लिक्विड से ही डील करता है। सो जो बहुत सारा इक्विलिब्रियम होता है लिक्विड में, या लिक्विड बॉडीज पे होता है इक्विलिब्रियम, या कोई बॉडी लिक्विड में होती है, या बहुत वो इक्विलिब्रियम जो बॉडीज में होती है, जो लिक्विड में होती है या लिक्विड पर होती है, उन वो सारा इक्विलिब्रियम वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स होता है। एक सारा फोर्स होता है लिक्विड का जो इस बॉडी पे एक्ट करता है। तो द बॉडी दैट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, एंड दीज फोर्सेस आर यूजुअली बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विड्स एज वेल। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि कोई बॉडी अगर हम वाटर में हो फॉर एग्जांपल, तो उस वो अंडर इक्विलिब्रियम होती है, दैट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, एंड दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर, दैट मीन्स द लिक्विड एज वेल। सो जो फंडामेंटल लॉज होते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स के, जो बेसिक लॉज होते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स के, दे आर मेनली 2। वो बहुत दो लॉज हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा हमने फिर थ्रस्ट और प्रेशर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। और तो पहले वाला क्या है? द फोर्स exerted by the liquid on any surface with which it is in contact is perpendicular to the surface and it's called as the thrust। तो पहले लॉ में हमने थ्रस्ट को एक्सप्लेन किया है। ये थ्रस्ट क्या कहता है कि वो फोर्स जो एक्सर्ट होता है एक लिक्विड के द्वारा ऑन ए सरफेस, एक सरफेस पे। फॉर एग्जांपल एक सरफेस हम वाटर पे रखेंगे या लिक्विड पे रखेंगे, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड। फॉर एग्जांपल एक बोट हम रखेंगे एक वाटर में, एक पॉन्ड में, तो पॉन्ड का जो वाटर है या लेक का जो वाटर है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है इस बॉडी पे। इस जो इन कंटैक्ट होगी, यहाँ पे बोट ही इन कंटैक्ट है, इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो फोर्स जो लिक्विड का होता है वो perpendicular होता है to the boat or to the surface, and this force that is simply been called as thrust here. So thrust is actually the force that's exerted by the liquid in perpendicular to the surface in contact. So पहला काम आ गया, that's called as the thrust. तो thrust is simply a force, एक फोर्स होता है जो exert होता है लिक्विड से on the body that is in contact with the liquid, but this force is always perpendicular to the surface of the body as well, and this force is called as thrust as well. Now the second one जो fundamental law है, that any pressure, जो बोल्ड करके लिखा है हमने प्रेशर, एनी प्रेशर कम्युनिकेटेड टू अ लिक्विड इज इक्वली ट्रांसमिटेड थ्रू द होल लिक्विड एंड इन एवरी डायरेक्शन। जो प्रेशर होता है लिक्विड पे, बॉडी का जो प्रेशर होता है लिक्विड पे, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है सारे लिक्विड में, in all directions, हर तरफ। That's the second basic fundamental law, कि जो बॉडी ऊपर बैठी हुई है, बोट ऊपर बैठी हुई है, या कोई लॉग ऑफ फूड ऊपर वाटर पे है, ये एक सिंपली प्रेशर, इसका जो प्रेशर होता है वो पूरे लिक्विड के पे होता है। जो भी लिक्विड नीचे होता है उस सारे लिक्विड पे इस बॉडी का प्रेशर होता है, कम्युनिकेट होता है इसका प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ। सो दीज आर द 2 बेसिक फंडामेंटल लॉज दैट आर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। तो ये जो लॉज हैं इनको समझने के लिए हमने कंसेप्ट ऑफ थ्रस्ट और प्रेशर को एक्सप्लेन करना है। जो हमने ऊपर पढ़ा कि कंसेप्ट ऑफ थ्रस्ट और प्रेशर, इनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमने नीचे फिर लिखा थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो पहले आएंगे कि थ्रस्ट की ओर, कि थ्रस्ट को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। A body always exerts a force equal to its weight on the surface supporting it। यहाँ पे क्या कहता है कि एक बॉडी जो होती है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है इक्वल टू इट्स वेट, अपने वेट के हिसाब से। जितना वेट इसका होगा उतना ही वो फोर्स एक्सर्ट करेगी, उतना ही वो फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन द सरफेस सपोर्टिंग, एक सरफेस पे जिस पे वो बैठी हो। इसका मतलब ये होता कि जितनी बॉडी की वेट होती है उसी हिसाब से वो फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन द सरफेस सपोर्टिंग, एक सरफेस पे जिस पे वो बैठी होगी। फॉर एग्जांपल
अगर हम एक पत्थर एक टेबल पे रखेंगे कि पत्थर का जितना वेट होगा उतना ही फोर्स वो एक्सर्ट करेगा टेबल पे, सिंपल सी बात है। द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स ऑन द सरफेस डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑन विच इट इज सपरेट, और जो फोर्स होता है इस बॉडी का ये डिपेंड करेगा एरिया पे कि कितनी एरिया पे ये फोर्स एक्सर्ट करता है। यहाँ पे हम कभी देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर एक छोटे मतलब लकड़ी के अगर हम एक बड़ा पत्थर रखेंगे एक छोटी सी चीज पे तो वो पूरी तरह से उसके उस पत्थर के वेट को पूरी तरह से संभाल नहीं सकता है और वो गिर जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सिंपली बड़ा पत्थर रखेंगे एक बड़ी सी लॉग ऑफ वुड पे तो वो उसको होल्ड करता है। दस वी कैन से द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। सो थ्रस्ट को हम सिंपली एक फोर्स कह सकते हैं जो नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी पे होता है, उसको हम सिंपली थ्रस्ट कहते हैं। सो थ्रस्ट इज सिंपली यहाँ पे लिखा है हमने वेक्टर क्वांटिटी, इट्स हैविंग डायरेक्शन, it's having the direction because it's vector quantity and it's measured in the unit of force. So जो thrust होता है एक किस्म का force ही होता है, so इसको हम newtons में ही जो इसका unit जो है वो that's called as simply the newton as well. So this is the thrust as well. Next one that's called as the pressure. यहाँ पे pressure की बात चलेगी। In order to understand the concept of the pressure, let us understand following few examples. जो कि प्रेशर को समझने के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, इससे पूरी तरह से आपको प्रेशर समझ आ जाएगा। When we stand on the loose sand, यहाँ where our feet sink deep into that, but if we lie on that, our body sinks very little. यहाँ पे पहले एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम रेत के ढेर पर खड़ा होके बैठेंगे तो हमारे पाँव दस जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। और अगर इसी रेत के ढेर पे हम लाई करके बैठेंगे या अपनी पीठ या अपनी कमर फैला के बैठेंगे तो हमारी बॉडी सिंक होती है लेकिन थोड़ी होती है। सो हमारा क्या होता है इन बोथ केसेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी। चूंकि हमारी वेट ऑफ द बॉडी दोनों केसेस में चाहे हम खड़ा हो जाए या लेट जाए तो दोनों सूरतों में हमारी बॉडी की जो वेट है वो एक्सर्ट करेगी फोर्स on the sand as well. So when we stand, this force is acting on a smaller area of the sand as well. जब हम रेत के ढेर पर खड़े होते हैं, ये हमारा रेत का ढेर है, अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो इस छोटे से एरिया पर हमारा जो फोर्स होता है बॉडी का वो यहाँ पे एक्सर्ट करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये पूरा ये ढेर जो है ये सिंक हो जाता है, ये यहाँ से दब जाता है, ज्यादा दब जाता है। लेकिन अगर हम इसी रेत के ढेर पे ऐसे लेटे रहे तो हमारा जो एरिया होता है, जो रेत का एरिया होता है वो ज्यादा हमारे नीचे आ जाता है। विद रिजल्ट ऑफ दैट हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रेत का ढेर है ये सिंक हो जाता है, ये दब जाता है लेकिन कम दब जाता है, ये कम दब जाता है। सो देयर इज डिफरेंस इन द एरिया इन कांटेक्ट, कि जितना एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा, अगर ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा तो फोर्स एक्सर्ट जो होता है इस एरिया पे वो कम उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कम एरिया हमारे नीचे आ जाएगा तो इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा और हम देखते हैं कि रेत का जो ढेर है ये पूरी तरह से दब जाता है अगर हम खड़ा होके मतलब बैठ जाएं। So when we lie down, the same force act on a larger area of the sand. So larger area of sand पे ये पूरी तरह से असर नहीं करता है, थोड़ा बहुत दब जाता है। So we can say there is a difference in the area in contact. So दूसरी example क्या है? A sharp knife cuts easily than a blunt knife by applying the same force. अगर हम एक पूरी तेज छुरी को ले लें तो पूरी तरह से काटती है अगर हम same force अप्लाई करेंगे as compared to that of the जो blunt होती है, जो पूरी तरह से तेज नहीं होती है, वो पूरी तरह से नहीं काट पाती बिकॉज ऑफ इट लेस शार्पनर एंड्स। ये पूरी तरह से शार्प नहीं होती है वो चाकू, तो वही सेम फोर्स हम अप्लाई करते हैं लेकिन वो कोई चीज नहीं काटती। इसके बरक्स अगर हम तेज छुरी ले लें तो उसी फोर्स से हम बहुत सारी चीजें काट सकते हैं। सो वी कैन से देयर इज अ डिफरेंस in the contact of the force and there is a difference in the area in contact as well. In the third thing, if an elephant happens to sit on the man's chest, अगर एक हाथी आदमी के चेस्ट पर बैठे तो उसकी जो रिब्स है वो पूरी तरह से टूटती जाएगी। लेकिन हम सर्कस में देखते हैं कि एक आदमी अपने सीने के ऊपर एक लकड़ी का फटा रख के लेता है और ऊपर से हाथी उस पर गुजरता है तो हम देखते हैं कि उसका सीना बिल्कुल उस पर कोई नुकसान नहीं होता। सो हम देखते हैं कि ये जो फोर्स होता है एलिफेंट का ये एक एरिया पे पूरी तरह से जो बड़ा एरिया होता है, जो लॉग ऑफ जो प्लेट होता है वो वुडन प्लेट होता है, सो अपने सीने पे रखता है, सो वो फोर्स पूरी तरह से एक्सर्ट होता है। So the larger area simply
prevents his chest to get damaged. उसका chest पूरी तरह से damage नहीं होता because of the larger area of the wood that is simply been the plate or the wooden plank that's usually been taken by the circus a man on his chest as well. तो इन सारी explain this इन तीनों examples को लेके हमें पता चलता है कि जो effect of force होता है वो अगर same force हो same magnitude हो लेकिन उसका जो असर होता है वो different areas पे different होता है. So smaller the area on which the force acts greater is the impact. अगर छोटा area हो और force बराबर हो ज़्यादा हो तो हमारा impact जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा. So यहाँ पे हमने कुछ बोल्ड करके लिखा है द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर. तो नीचे एक नई चीज है जो प्रेशर को हमने बोल्ड करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये जो एक्ट फोर थ्रस्ट होता है थ्रस्ट इज एक्चुअली द फोर्स पर यूनिट एरिया कि एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स मतलब एक्ट करता है उसको हम प्रेशर कहते हैं. Simply, the thrust acting on the unit area of the surface is called the pressure, or we can say the force acting per unit area. कितना थ्रस्ट या कितना फोर्स पर यूनिट एरिया पे असर करता है उसको हम प्रेशर कहते हैं. तो नीचे हमने लिखा है इफ थ्रस्ट इज रिटन एज एफ, अगर थ्रस्ट को हम एफ लिखेंगे एक्टिंग ऑन द एरिया ए देन प्रेशर पी विल बी दैट्स फोर्स पर यूनिट एरिया दैट्स थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया. कितना एरिया होता है उसके अगर हम यूनिट एरियाज बनाएंगे छोटे छोटे यूनिट बनाएंगे एक यूनिट पे कितना थ्रस्ट एक्ट करेगा उसको हम सिंपली प्रेशर कहेंगे. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया और वी कैन से दैट्स फोर्स पर यूनिट एरिया और वी कैन से प्रेशर इज सिंपली बी इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ए दैट्स फोर्स डिवाइड बाय एरिया एज वेल. तो यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रेशर भी है जो यूनिट ऑफ प्रेशर को नापने के लिए कुछ यूनिट्स है. तो पहला यूनिट है दैट्स कॉल्ड एज पास्कल. इन द ऑनर ऑफ ब्लेस पास्कल ने ये यूनिट दिया है दैट्स कॉल्ड एज द पास्कल. एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन डिवाइड बाय पर मीटर स्क्वायर. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो 1 पास्कल इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बाय अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट. एक पास्कल कितना होता है? एक पास्कल वो सारा प्रेशर होता है जो कितनी सरफेस पे एक्ट करता है 1 मीटर सरफेस पे. दैट मींस ऑन एन सरफेस ऑफ एरिया एक सरफेस पे जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो बाय थ्रस्ट ऑफ 1 मीटर. जब इस पर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करता है एक सरफेस पे जो 1 मीटर पर स्क्वायर हो और उस पर 1 न्यूटन प्रेशर डाला जाए तो उसको हम 1 पास्कल कह सकते हैं. सो 1 पास्कल इज सिंपली द प्रेशर दैट इज यूजुअली बीइंग अप्लाइड on 1 meter square area by a force of 1 Newton. अदर जो प्रेशर यूनिट्स है वो बार और मिली बार है. यहाँ पे हमने लिखा है कि एक बार जो बराबर होता है 10 raised पर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 मिली बार 10 raised पर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नीचे लिखा है हमने यहाँ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम लेते हैं. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल्स एंड 1.013 bars are that will be equal to 10 or 1013 meter bars as well. So dear students, today we have deal with you the thrust, the pressure, and also how we can simply have the units of the pressure as well. Thank you.